हमारे ब्रेन को सैटरडे संडे नहीं समझता है। क्या ऐसा चेंज हो गया कि हमारी इंडियन डाइट इस कैटेगरी में आ गई कि प्रोटीन नहीं खा रहे? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफी थी तो मसल्स के पास रीजन था जितना भी प्रोटीन है उस सारे को एब्जॉर्ब करने का। एक आइडियल इंडियन प्लेट क्या होनी चाहिए? ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कभी भी एनिमल प्रोटीन जितनी हाई नहीं होगी। हैविंग प्रॉपर प्रोटीन, आई मीन 3 अंडे नाश्ते में, 1 कटोरी दही और चिकन 1 पीस 2 पीस, एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी प्रोटीन का सोर्स नहीं है उसमें से हम प्रोटीन निकालने के लिए कितने एडिटिव्स, कितना केमिकल प्रोसेसिंग, बहुत कुछ हो। भूख लग रही है लेकिन 1 घंटा रुक के खाऊंगी, उस समय पे आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा खाना अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेस बढ़ेगा। देन योर कॉर्टिसोल विल पैनिक क्योंकि उसके हिसाब से आपको खाना मिल नहीं रहा है, सो दैट आप पैनिक में आके खाना ढूंढने जाओ एंड एज अ रिजल्ट जब तक खाना नहीं मिल रहा है तब तक आपकी बॉडी मसल को तोड़ के एनर्जी निकालेगी। सो ऑल द पीपल हु डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, उठने के 5-5 6-6 घंटे तक कुछ नहीं खाते और उनको लगता है अरे हमारा तो वेट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है एक्चुअली। सो मैं ये चाहती हूँ कि पहले हम आपके बारे में थोड़ी सी बात करें कि एग्जैक्टली कौन है मनीषा मेहता, ताकि एटलीस्ट हमारे व्यूवर्स को इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट ना हो। आई थिंक बिफोर एनीथिंग एल्स आई एम अ पंजाबी, ओके। so by that definition I am a foodie. And by that definition also I like to speak a lot. और मैंने इन दोनों को कंबाइन करके इसी में ही अपनी पूरी लाइफ बिता दी, इसी को पढ़ने में, एंड नाउ आई टॉक अबाउट फूड। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड बिकॉज आई गॉट टू स्टडी द human body in much more detail after doing the physics, chemistry, maths, bio in 11th 12th, and I kind of fell in love with how our body works with food, कैसे खाना हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। उसके बाद से it's been 19 long years that all I have done is studied human body. आपने बोला कि जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं मैं कर रही हूँ, मैं सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ, आयुर्वेदा भी आपने किया और एक जो कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं वो भी आपने की। तो पढ़ाई के दौरान और उसके बाद जब आपने काम करना शुरू किया, कि जब लोग आपके पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके एंड ऑल, तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि जो चीज़ हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं और जो एग्जैक्टली आज चल रहा है? डिफरेंस काफ़ी होता है बिकॉज जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम एक डिजीज को इन आइसोलेशन पढ़ते हैं। सो अगर हम थायराइड पढ़ रहे हैं तो हम थायराइड ही पढ़ेंगे सिर्फ, बट इन रियल लाइफ व्हेन अ पर्सन विद हाइपोथायराइडिज्म कम्स टू अस, तो सिर्फ उनको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, उनके नर्वस सिस्टम में भी इश्यूज हैं, उनके पीरियड्स में भी इश्यूज हैं, उनके ब्लड शुगर बैलेंस में भी इश्यूज हैं, राइट। सो कोई भी एक डिसीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, एंड वो जो कॉन्टेक्स्ट है कि ये सब चीजें आपस में मिलके इंटरकनेक्टेड है, यस, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, दैट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर कोई चीज काम करी तो किसी और पे भी काम करेगी। यस। सो अगर आप सिस्टम से बाहर जाना भी चाहते हैं तो पहले आपको सिस्टम को विन करना पड़ेगा। अगर मैं आज ये कहती हूँ कि मास्टर्स से ज्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा, दैट डजंट नेगेट द फैक्ट कि मैंने मास्टर्स मुझे करनी पड़ी ये जानने के लिए कि इस फाउंडेशन के ऊपर अब मुझे बिल्डिंग बनानी है। डायग्नोसिस तो वहीं से आएगा, डायग्नोसिस वहीं से ही आएगा, बॉडी का फंक्शनिंग किस तरीके से होता है उसका फाउंडेशनल नॉलेज वहीं से ही आएगा, राइट। एंड प्लस बीइंग अ हेल्थ कोच इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल मेडिकल कंडीशंस। जब आप हॉस्पिटल के ओपीडी में लोगों को सफ़र करते हुए देख रहे होते हो, जब आप ये देख रहे होते हो कि ये मुंह से खाना नहीं खा पाएंगे, इनको इंट्रावीनस देना पड़ेगा, क्या दिया जा सकता है, दैट्स वेयर एक्चुअल न्यूट्रिशन कम्स। तो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि जब ये सब चीज़ें मैं थोड़ा पढ़ रही थी इसके बारे में, तो हर जगह वो होता है ना कि जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि हर चीज़ की जड़ में जाना बहुत ज़रूरी, जैसे अभी आपने कहा कि वो बहुत सरफेस लेवल पे होती है डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल। तो जब हम रूट लेवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म की बात आती है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो सब हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है आपको सब डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लोगों को, जो मैं भी कहूँ कि मेरी भी जो ऑडियंस है, उनको अगर समझाना होगा एग्जैक्टली मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है, कैसे काम करती है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, तो कैसे बात कर सकते हैं? ओके, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें
हर रोज हमारी बॉडी में देर आर मिलियंस ऑफ सेल जो मर जाते हैं एंड देर आर मिलियंस ऑफ सेल जो दोबारा बनते हैं, जनरेट होते हैं, राइट? जो सेलुलर ब्रेकडाउन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, जो सेलुलर रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. जब दोनों को मिला दिया जाए तो जो नेट रिजल्ट होता है दैट इज मेटाबॉलिज्म. ओके. एंड इट इंक्लूड्स एवरी सिंगल थिंग. डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इट. ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्टेप जो है वो स्टेप 1 है, बिकॉज़ मतलब नॉर्मल लोगों को इतना ही पता है आज तक कि मेटाबॉलिज्म हाई मींस योर डाइजेशन इज ऑन ट्रैक. दैट्स इट. सो डाइजेशन एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसका. ऑन अ सेलुलर लेवल देयर आर बिलियंस ऑफ थिंग्स दैट हैपन एवरी सिंगल डे इन आवर बॉडी, जिसमें से आई थिंक मेजॉरिटी शायद अभी तक ह्यूमन नॉलेज या साइंस समझ भी नहीं पाई होगी. देयर आर एवरी सिंगल डे देयर आर रिसर्च पेपर्स जो हर रोज आ रहे हैं नए. और जहाँ तक डाइजेशन वाली बात है, यस, अगर आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो आपके मसल बनेंगे, फैट अपने आप लूज होगा, मतलब कि जनरेट हो रही है सेल रीजनरेशन, आपकी बॉडी यंग फील करेगी, राइट? अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो मसल ड्रॉप होगा, आपके ऑर्गन्स की लाइफ कम होगी, वीक फील करेंगे. यस. बट यहाँ पे फनी पार्ट इज कि फ्रॉम द एज ऑफ 18 अप टिल अबाउट 50-ish मेटाबॉलिज्म सेम रहता है. अच्छा. या 18 to 50 अप्रोक्सीमेटली. ओके. सो जब हम ये कहते हैं कि किसी 30-year-old का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. पॉसिबल ही नहीं है. नहीं है. मतलब अगर मेटाबॉलिज्म कम नहीं हुआ, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करते हैं, यस, तो क्या असर होगा? तो कुछ नहीं, तो आपका कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेटाबॉलिज्म पे असर नहीं कर डालेगा? सी फंडामेंटली नहीं करना चाहिए. लाइक अगर हम सब लोगों को, सब एज ग्रुप के लोगों को सेम कंडीशंस में रखें तो मेटाबॉलिज्म का इक्वेशन एनर्जी बर्न्ड इन अ डे सेम रहेगा. ओके. राइट. लेकिन क्योंकि ये चीज ज्यादातर मेटाबॉलिज्म वाला जो डिस्कशन भी है वो आप देखेंगे उन लोगों के लिए होता है जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, जॉब में है, कोई प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ से रिलेटेड. और वो शुरू भी यहीं से ही होती है. जब तक हम कॉलेज में होते हैं तब तक हम इतनी भाग दौड़, फिजिकल एक्टिविटी होती है. इनफैक्ट अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें, एवरीथिंग यू रिक्वायर टू हैव अ हेल्दी लाइफ इज अ पार्ट बाय डिजाइन ऑफ कॉलेज. यू आर अराउंड पीपल ऑफ योर एज ग्रुप, यू हैव फन, you know eat without thinking. So वो that stress जो आजकल बहुत लोगों को खाने के स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हो जाता है वो नहीं होता, राइट? फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, एक क्लास से दूसरी क्लास में भाग रहे हैं, कॉलेज फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. So ओवरऑल सब कुछ एक्टिव है हमारा, राइट? मेंटल स्टिमुलेशन है क्योंकि हमें होमवर्क होता है, पढ़ाई करनी होती है. बट जैसे जैसे हम जॉब में जाते जाते वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई. अब आप 8 घंटे बैठे हुए हो, बीच में आप हार्डली उठ रहे हो, राइट? बिकॉज नाउ यू आर वरिंग अबाउट मनी एंड यू आर वरिंग अबाउट योर करियर एंड फैमिली एंड किड्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? आप अगर थक के आए हो, ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, कॉर्पोरेट वाले, कि मंडे टू फ्राइडे वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, सैटरडे पूरा दिन सोने में बिता देते हैं. एग्जैक्टली. संडे को आधा दिन वो लगता है कि राइट है हमारा. यस, वो हमारा राइट है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट आपका सन के साथ में रिलेशनशिप खत्म, क्योंकि आप ऑफिस में पूरा दिन अंदर बैठे हो, धूप में नहीं जा रहे हो. सैटरडे संडे आपने पूरी सुबह अंदर निकाल दी, दोपहर को तो कौन ही बाहर जाएगा, और बाहर भी जाएंगे तो क्या मूवी देखने चले गए, जंक खाने चले गए. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच अफेक्ट आवर बॉडी on a cellular level. Yes. So मैं आगे यही पूछना चाह रही थी कि हम लोग ऐसे क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो टाइम के साथ, जैसे आपने बताया 18 टू अप टू 50 वो मेटाबॉलिज्म सेम रहता है, लेकिन वो हमारी कुछ मिस्टेक्स रहती हैं कि हम उसको स्लो डाउन कर लेते हैं. तो अगर मैं ऐसे मोटा मोटा पूछूं, अब जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की बात हुई, अब कॉर्पोरेट लाइफ से तो कौन दूर रह सकता है, मुश्किल है रहना, 9 to 5 आपको करना ही पड़ता है. तो इस बीच में उस चीज़ को फॉलो करते हुए कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें कि हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो ट्रैक पर रहे? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो हम सबको समझने की ज़रूरत है इज़ सैटरडे संडे इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. हमारे ब्रेन को सैटरडे संडे नहीं समझता है.
हमारे ब्रेन को सन साइकिल समझता है, राइट? सो आपका सोने और उठने का टाइम रोज सेम होना चाहिए. दिस इज वेयर यू कैन बिगिन. जिस दिन आपके पास काम नहीं है, छुट्टी वाला दिन है, उस दिन आप उठ जाओ अपने नॉर्मल टाइम पे. यू कैन डू एक्टिव रेस्टिंग. what I mean by active resting is things which actually energize you. आप देखोगे मैक्सिमम लोगों के हॉबीज छूट जाते हैं कॉलेज खत्म होते ही, जॉब में जाते ही. यस, क्योंकि सैटरडे संडे, एंड टू थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ वेरी नेगेटिव एंड स्लेवरी अप्रोच. क्योंकि जिस दिन आपके पास नौकरी नहीं है, उस दिन आपके पास कुछ करने की मोटिवेशन नहीं है. क्योंकि मुझे जो लगता है कि जैसे अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात करें तो हम ऑफिस में जाके भागदौड़ थोड़ी ना कर रहे हैं. हम लोग वहां जाके सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं. तो यानी कि हमारी जो फिजिकल टायर्डनेस है उससे मतलब उसको ओवर पावर कर लिया मेंटल टायर्डनेस ने. इतना ज्यादा कर लिया कि वो जो 2 दिन हमारे पास थे जो जिसमें हम अपनी मनपसंद चीजें कर सकते थे या जो भी कर सकते थे, उसको हमने सेडेंटरी लाइफ में कन्वर्ट कर दिया. और इसीलिए आप देखोगे जो लोग सैटरडे संडे पूरा दिन भी सो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे वो बहुत धुआंधार एनर्जी के साथ में घूम रहे हैं. एनर्जी तब भी नहीं है, नींद तो पूरी हो गई ना. लाइक आपके हिसाब से नींद पूरी हो गई, लेकिन तब भी एनर्जी क्यों नहीं है? बिकॉज हमें एनर्जी सिर्फ किसी एक चीज से नहीं मिलती. सन गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी, स्लीप गिव्स अस एनर्जी, डूइंग थिंग्स व्हिच एक्चुअली फुलफिल आवर सोल, दैट गिव्स अस एनर्जी. स्पेंडिंग टाइम विद आवर लव्ड वन गिव्स अस एनर्जी. हम वो सब चीजें छोड़ के जिस समय हमें टाइम मिलता है हम उस समय स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं. एंड दैट वो सिर्फ और सिर्फ हमें तका रही है, क्योंकि हमें वो आदत हो गई है वो मेंटल स्ट्रेस में रहने की. यस, ओके. तो आपके हिसाब से अपना छुट्टी वाले दिन भी अपना सोने और जागने का टाइम सेम रखना चाहिए. और वो चीजें करनी चाहिए जिनसे आपको एक्चुअली अच्छा फील होता हो. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो माई सेल्फ गिल्टी. मैं ये नहीं बोलूंगी दैट आई एम लिविंग अ परफेक्ट लाइफ, बिकॉज आई एम इन द कंटेंट क्रिएशन स्पेस. मेरा ऑफिस मेरे इंस्टाग्राम पे है, राइट? सो मेरा भी स्क्रीन टाइम मुझे देख के टेंशन होती थी कि मैं 2 घंटे फोन पे हूँ पूरे दिन में, यू नो. तो अभी लास्ट वीकेंड ही मैं भी अपने लिए एक छोटा सा ड्राइंग वाला बुक लेकर आई हूँ, अपने लिए कलर्स लेकर आई हूँ, सो दैट जब भी मुझे फ्री टाइम मिले तो रादर देन पिकिंग अप माई फोन एंड रैंडमली स्क्रॉलिंग, मैं कुछ प्रोडक्टिव करूँ जिससे मुझे. और हर एक चीज प्रोडक्टिव जो है वो प्रोडक्टिव होनी जरूरी नहीं है. स्क्रॉलिंग भी प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, राइट? बट इट ड्रेन्स अस. तो हमें ऐसी चीजें करने की जरूरत है जो अंदर से अच्छा फील करवाए. वो कुछ भी हो, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है. सबकी हॉबीज सबके लिए अलग अलग हो सकता है. दैट फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट वो एनर्जी देगी जो स्क्रॉलिंग कभी नहीं दे पाएगा. सो अपना स्लीप रूटीन ठीक करें, अपनी हॉबीज को फॉलो करें. और डाइट में और क्या ऐसा क्या चेंज लाएं कि मतलब सैटरडे संडे वो लेथार्जिक फीलिंग फॉलो ना करें हमें. आई थिंक आई विल साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नाउ, बट हम इंडियंस प्रोटीन नहीं खाते. मैं वही पूछना चाह रही थी कि जैसे हम बचपन से जिस तरह की मतलब हम जिस एज में बड़े हुए हैं, हम लोग वो मोबाइल और ये इंटरनेट की एज में नहीं बड़े हुए हैं. हमने वो टाइम मतलब मैं ये कहूँगी कि हमारी जनरेशन एक लक्की जनरेशन थी जिसने सब कुछ इवॉल्व होते हुए देखा है. अपने घर में फ़ोन आते हुए देखा है, हर घर में टीवी आते हुए देखा है. पहला टाइम होता था, हाँ पहले होता था पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी होता था. फिर हमने मोबाइल भी आते देखा, केबल आते हुए देखा, इंटरनेट आते हुए देखा. तो हमने देखा है कि डिफरेंस क्या था वो लाइफस्टाइल में और इस लाइफस्टाइल में. तो हमने तो मतलब ये बचपन में कभी इस तरह की चीजें सुनी ही नहीं. हमारा तो सुबह उठते ही नाश्ता रोटी का ही होता था. ज्यादातर घरों में रोटी बनती थी. और हम लोग जब गांव में रहते थे तो वहां तो होता था रात की बची हुई रोटी खाई जाती थी. तो वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है. तो फिर क्या ऐसा चेंज हो गया कि हमारी इंडियन डाइट जो है इस कैटेगरी में आ गई कि प्रोटीन नहीं खा रहे हम लोग? सी प्रॉब्लम्स एक्चुअली उस टाइम पे भी थे. अगर हम देखें तो जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो पिछले 100 सालों में ही कुछ 30-40 साल बढ़ गया है. हाँ, लाइफ स्पैन तो चेंज, लाइफ स्पैन बढ़ गया है, राइट? वो इसी वजह से है क्योंकि अब मेडिसिन एडवांस कर गई है, हमारा लाइफस्टाइल और कंफर्टेबल हो गया है, राइट? लोगों में स्पेशली कोविड के बाद से ये तो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ. बैक व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग
2012-13 की बात करूँ मैं अगर, उस समय पे किसी को पता भी नहीं होता था कि डाइटिशियन होता क्या है। जब मैं डाइटिशियन बन गई थी, एग्जैक्टली सब लोगों को लगता था कि मैंने होम साइंस किया और मैं खाना बना के खिलाऊंगी, राइट? तो पिछले कुछ 10-12 सालों में लोगों का चीजें हेल्थ चेंज हुई अवेयरनेस है। बढ़ गया है, स्ट्रेस हमारा बढ़ गया है। अगर हम अपने बचपन की टाइम की बात करें, उस समय पे फर्स्ट द बिगेस्ट थिंग इज इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था हमारे लाइफ्स में। लाइफ्स वर स्लो, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा था। भले ही हम प्रोटीन कम खाते थे लेकिन हम सोते खूब थे, हम टाइम पे सोते थे, क्योंकि रात को करने के लिए था नहीं कुछ, राइट? आई थिंक जो रात में लोगों ने जागना शुरू किया है, थैंक्स टू एकता कपूर इफ शी सीज दिस, क्योंकि उन्होंने रात को 10 बजे 10:30 बजे शोज निकाल दिए थे, उसके बाद सब लोगों ने जागना शुरू किया था। एग्जैक्टली उससे केबल पहले आने के तक, बाद हाँ, उससे पहले तक हम लोग 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाया करते थे, राइट? तो बॉडी की रिपेयर अच्छे से हो जाती थी। हम दूध दही काफी खाते थे उस समय पर। अब तो खैर दूध से भी कई लोगों को इश्यूज होते हैं, बिकॉज नाउ दूध ही नहीं एनिमल्स आर proper आ रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, मिल्क जो है उसमें एंटीबायोटिक्स है, सो बिकॉज ऑफ दोज थिंग, और गट सेंसिटिव हो गई है अब। तो क्योंकि लोग वैरायटी का खाना नहीं खाते तो गट सेंसिटिव भी हो गई है। सो उस समय पे हमारा जो प्रोटीन इनटेक है, वो हमने संडे को पापा ने ब्रेड ऑमलेट बनाया तो थोड़ा प्रोटीन आ गया, कभी हफ्ते में किसी एक दिन किसी ने कुछ आना है तो चिकन बन गया घर में, या फिर पनीर की या फिर सब्जी, पनीर बन मटर गया, पनीर बन गया। और उस समय पनीर सूट भी कर जाता था, राइट? नहीं तो दाल हर रोज लोग खा ही रहे थे। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स वाज बेटर, फिजिकल एक्टिविटी काफी थी। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफी थी तो मसल्स के पास रीजन था जितना भी प्रोटीन है उस सारे को एब्जॉर्ब करने का। अब लोग ज्यादा सेडेंटरी हो गए हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज उस टाइम के कंपैरेटिवली बढ़ गया है। तो अब हमें ज्यादा अब प्रोटीन हमें की प्रोटीन जरूरत खाने है। की जरूरत है। अब हमें प्रोटीन के बारे में सोचने की जरूरत है। प्लस अनदर थिंग इज, अब डायनेमिक फैमिली डायनेमिक्स आर आल्सो चेंजिंग। अब थैंकफुली ये बहुत अच्छी बात है दैट नाउ पीपल डोंट थिंक दैट आफ्टर 40 योर लाइफ इज ओवर, यू नो। लोग अपने बच्चे थोड़े बड़े करने के बाद घूमना चाहते हैं, फिजिकली अपनी बॉडी को यूज करना चाहते हैं, राइट? दुनिया देखना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। एक टाइम तक ये होता था कि 50 साल के हो गए अब आप दवाइयों पे ही चलोगे। हाँ, एग्जैक्टली। हम लोगों ने इतना ज्यादा हमने भी normalize अगर कर अपने दिया मम्मी था। पापा को 40s में देखा हो और कंपैरिजन हमारी जनरेशन में 40s में बहुत ज्यादा Of डिफरेंस course. है। कहीं मैं पढ़ रही थी तो वहाँ मैंने पढ़ा कि आई नो आई एम यंग एंड हेल्दी बट आई वांट टू स्टे यंग एंड हेल्दी। Yes. तो वो चीज दिखने को मिल रही है। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ से एक है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, यू नो, कि आपने वही 20 तक पढ़ाई, 25 पे शादी, यू नो, जो भी वो होता है, राइट? अब हम वो नहीं करते। अब नहीं करते। अब हमें अपनी लाइफ में चीजें एक्सप्लोर करनी है, उस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें एनर्जी लगेगी। तो अब खाली एग्जिस्टिंग से काम नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू थ्राइव, तो फिर आपको अपनी बॉडी की इंटरनल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स वेयर प्रोटीन एंड मैक्रोज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कम्स इन, राइट? अदरवाइज ठीक है, 50 साल तक बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी कर दो और उसके बाद बच्चे आपको देखेंगे। अगर आप बीमार हो जाओगे तो बच्चे भागेंगे हॉस्पिटल में लेके। ये हमेशा बहुत टाइम से ऐसा रहा है, राइट? तब किसी ने नहीं सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर टाइम आया जब लोग अवेयर हुए, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि 50 में हमारा जीवन खत्म नहीं होता है, हमको लाइफ में और चीजें अचीव करनी है। वहां पे फिर यू हैव ओनली वन टूल, दैट इज योर बॉडी। उसको ठीक रखना है तो जो बॉडी को चाहिए वो तो देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोटीन का कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो इस हिसाब से प्रोटीन को माइंड में रखते हुए एक आइडियल इंडियन प्लेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो? हर एक मील में अबाउट 25% ऑफ योर प्लेट प्रोटीन से बननी चाहिए। और प्रोटीन में आप कंबाइन कर सकते हो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन्स। सो प्लांट प्रोटीन कभी भी उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगा जितना एनिमल प्रोटीन होता है, बट स्टिल प्लांट प्रोटीन में लेंटिल्स, दालें, यू नो, राजमा, चना, सारी दालें, मसूर की दाल, मूंग की दाल, कोई भी दाल आप पिक कर सकते हो, राइट? ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कभी भी एनिमल प्रोटीन जितनी हाई नहीं होगी। सो आपको एनिमल प्रोटीन थोड़ा लेना पड़ेगा। दही ले लो अगर ले सकते हो तो, दूध, पनीर अगर ले सकते हो तो। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिर वो ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार खा लिया और सोचा कि प्रोटीन हो गया हमारा। तो यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉनवेज और हैविंग प्रॉपर प्रोटीन,
आई मीन 3 अंडे नाश्ते में, 1 कटोरी दही और चिकन 1 पीस 2 पीस एटलीस्ट लंच में, देन सेम गोज इन द डिनर। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो और दालें भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते हो, दालों से वैसे भी प्रोटीन पूरा हो नहीं पाएगा, देन सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा हमें, तब लेना पड़ेगा। मतलब वो डिपेंड करता है आप कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो। सो अगर दालों के अलावा जैसे आपने बात की कि राजमा हो गया या चने हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खराब है, मैंने फॉलो करा, लेकिन मैं आज से अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहती हूँ, तो क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से मुझे एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड एवरीथिंग है, तो फिर ऐसे लोगों को कई बार अगर हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप राजमा, चना या फिर स्प्राउट्स का, इनफैक्ट स्प्राउट्स भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो अगर ऐसे लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं तो कैसे शुरुआत करें? नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका तो क्लियर है कि भाई हाँ, अंडे खाओ, आप चिकन खाओ और जो भी खाना है वो खा सकते हो। वेजिटेरियन लोगों के लिए फिर एक टास्क हो जाता है कि वो कैसे करें चीज़ें। अगर तो आपको सूट करता है तो आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट लो, क्योंकि वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। जब हम दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं, उसका जो पानी बच जाता है उसी को सुखा के उसका पाउडर बना के वे प्रोटीन बनता है। सो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। इन केस आपको प्रोटीन सूट नहीं करता है तो रादर देन शिफ्टिंग ऑन प्लांट प्रोटीन, जो अभी प्रोटीन सूट नहीं करता मतलब सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, सप्लीमेंट सूट नहीं करता। हाँ, नहीं, कई लोगों को दूध दही भी नहीं सूट करता। हाँ, मेजॉरिटी लोगों को नहीं करता। बहुत लोगों को आजकल नहीं करता है। तो उस केस में बहुत सारे लोग, अभी एक और मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि प्लांट प्रोटीन ले लो। एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी प्लांट का प्रोटीन का सोर्स नहीं है, उसमें से प्रोटीन निकालने के लिए कितने एडिटिव्स, कितना केमिकल प्रोसेसिंग, बहुत कुछ होगा, राइट? प्लस आई हैव ट्राइड अ प्लांट प्रोटीन एट वन पॉइंट बिकॉज मेरे हार्मोन्स थोड़े से हिल गए थे पिछले 2-3 साल में। मिट्टी जैसा लगता है वो। अच्छा। Whoever makes plant protein, please work on this. Okay. ऐसा लग रहा था कि मैंने रेत घोल के पी लिया है। And I'm talking about a very big brand. Okay. I'm not going to take name. अपने जेब्स के पैसों से खरीदा था मैंने। It was not like मैं अपने पेज पे कोई कोई प्रोडक्ट प्रमोशंस नहीं करती हूँ। तो rather than shifting on a low quality protein, fix your gut first. पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो, सब कुछ बचेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो वही से स्टार्ट करना है कि आपको वहीं से ही कैसे स्टार्ट करें। कि पहले दिन से ही तो फिर मैं वो प्रोटीन नहीं ले सकती। नहीं, फिर आपको कम से कम 1.5-2 महीना आपको पहले अपने गट हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। वो कैसे करें फिर? तो फर्स्ट इज डूइंग एन एलिमिनेशन प्रोटोकॉल। कुछ चीजें हैं जो गट को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि मिल्क है, ग्लूटेन है, पीनट्स हैं, जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, वो सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है, राइट? अगेन, ये सब चीज़ें अंडर गाइडेंस ही की जानी चाहिए, अदरवाइज आपको ऑप्शन ही नहीं समझ में आएगा कि अब रोटी नहीं खानी तो और क्या खाना है, यू नो। सो whenever somebody comes to me with hormonal imbalances, in fact gut becomes the step 1 for many hormonal imbalances also. मतलब फिर अगर आपका गट ठीक नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इनफैक्ट इसका रीजन भी ये है कि एक तो आपको पता ही है कि गट को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। गट के अंदर हमारी जो पूरा माउथ से लेकर टिल द एनस देयर इज वन लाइनिंग जो कंटिन्यूअसली चलती है, राइट? वो जो लाइनिंग है, अगर उसमें डिस्ट्रप्शंस होंगे तो बहुत सारे स्टेशंस हैं जहां पर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। वो हमें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेशन पे प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर इट इज इन द माउथ, सलाइवा में प्रॉब्लम है, गट में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, क्या HCl ठीक से नहीं बन रहा, क्या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, क्या पैंक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा है इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, राइट? सो वो स्टेशंस मेजर करना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ है जो जब हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं और फिर एक एक करके वापस कुछ टाइम बाद डालते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, राइट? वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन प्रोटोकॉल। उसके अलावा फिक्सिंग योर स्लीप। इनफैक्ट इसी चीज़ पे मैं आने वाली थी कि जो गट लाइनिंग है उसके नीचे एक पूरी इम्यूनिटी सेल्स की लाइनिंग है, हमारी पूरी गट पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी अभी भी अर्ली मैन की तरह काम करती है, जैसे अर्ली मैन की बॉडी काम करती थी, सेम वैसे ही। क्योंकि अर्ली मैन का टाइम आज से क्या 50-60 हज़ार साल पहले था,
और हमने पिछले 100-200 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, लेकिन सिस्टम्स अभी भी वैसे ही हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो अर्ली मैन के टाइम पे अगर खाने में कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस चला गया है तो डेथ हो जाएगी, है ना? तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ही उसको मारने का सिस्टम है, इसीलिए वो इम्यून सेल्स वहां पर होते हैं। इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करना जरूरी है। इसीलिए इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट ऑल्सो मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि गट का प्रॉब्लम आपका लाइनिंग की वजह से ना होकर आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो गई है, बिकॉज इट इज फाइटिंग इट्स ओन सेल्स इन केस ऑफ स्ट्रेस, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। यस, जब हमारी बॉडी अपने ही किसी ऑर्गन पे अटैक करना शुरू कर दे, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यू नो, हाइपोथायराइडिज्म उसी की वजह से होता है, पीसीओडी उसी की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्जिमा, स्क्लेरोसिस, यू नो, सो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप अपने गट को ठीक करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। सो या एलिमिनेशन प्रोटोकॉल इज वन, स्लीप इज अनदर, बिकॉज अर्ली मैन के टाइम पर सोना, सनसेट के टाइम पे सोना, सनराइज के टाइम पे उठ जाना, अगर ये हो रहा है दैट मीन्स सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सनसेट हो गया, अब आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, गुफा में जाओ, सो जाओ। सनराइज हो गया है, भूख लगेगी अपने आप, बाहर जाओ, खाना ढूंढो, खा लो, राइट? हमारी बॉडी अभी भी वैसे ही काम कर रही है। तो अगर आपका स्लीप शेड्यूल ठीक है, योर ब्रेन रियलाइजेस दैट यू आर सेफ, इसलिए स्लीप का सही होना जरूरी है, सेफ्टी की फीलिंग होना जरूरी है। अगर आप शांति से बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं तो भी वो सेंस ऑफ सेफ्टी चली जाती है। ओके, सो ये सेंस ऑफ सेफ्टी जब जाती है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अंदर से? फियर में रहती है, फियर, एंजाइटी। सो देयर इज अ स्पेसिफिक सेंटर इन आवर ब्रेन। अगर आप 3D मॉडल में अपने स्कल का सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे, वहां पर देयर आर 2 वेरी लिटिल ऑर्गन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ये दोनों सेंसर की तरह काम करते हैं। ये हमारे आईज से भी कनेक्टेड है, टू सी कि बाहर कौन सी लाइट है, क्या सनलाइट है कि नहीं है, दिन है, रात हो गई, राइट? तो दिन है तो अलग हार्मोन्स निकलेंगे, रात है तो अलग हार्मोन्स निकलेंगे, एंड दिस सेंटर इज वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस। अब प्रॉब्लम ये है कि अर्ली मैन के टाइम पे स्ट्रेस होता था कि शेर आ रहा है, जो हम फाइट एंड फ्लाइट, राइट? अभी स्ट्रेस ये है कि मेरे सासू माँ ने मुझे कुछ बोल दिया, यू नो, बट हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं करेगा। मतलब कि काइंड ऑफ फियर चेंज हो गया है, लेकिन हमारा बॉडी का रिएक्शन सेम है। यस, दिस इज समथिंग दैट कम्स टू मी सो मेनी टाइम्स। इनफैक्ट अभी मैं एक हाइपोथायराइडिज्म रिवर्स करने के लिए एक बैच रन कर रही हूँ अभी, कॉल्ड थायराइज टुगेदर। उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जब उनका हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ उससे 2-3 साल पहले के टाइम फ्रेम में either somebody died in their family or they went through a breakup or they got married. ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ बड़ा स्ट्रेस, एंड वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेवल से ही शुरू होता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी बॉडी को सेफ फील करवाएं। उसके लिए अगेन फिर आपका खाना, क्या चीज़ें आपकी बॉडी को ट्रिगर कर रही हैं, हम वो ना खाएं कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोटोकॉल आता है। स्लीप, सो दैट हमारी बॉडी ये चीज़ फील कर सके कि हाँ हम सन के सिंक में हैं, राइट? सो दिस इज सेकेंड। थर्ड इज डूइंग द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइक डूइंग, हॉबीज, राइट? बीइंग अराउंड पीपल दैट एक्चुअली मैटर टू यू। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिजी होने की वजह से वो अपने फ्रेंड्स से बात करना छोड़ देते हैं, यू नो, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पाता। इन सब चीज़ों का आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, खाना आप शांति से खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कितना आप अपनी बॉडी के नीड्स को इग्नोर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिजी और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी 1 घंटा रुक के मैं खाना खाऊंगी, भूख लग रही है लेकिन 1 घंटा रुक के खाऊंगी, उस समय पे आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा खाना अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा कर पाओगे, बट वो एक फाउंडेशनल सेंस ऑफ सेफ्टी, आदत नहीं बनाई। यस, एक सेंस ऑफ सेफ्टी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, अगेन स्पेशली फीमेल्स, कि मुझे काम था उस समय तो मैंने सोचा थोड़ी देर में खा लूंगी। फीमेल्स के साथ एग्जैक्टली होता है, पहले मैं सबको खिला, पहले घर का काम निपटा लूं, पहले घर का काम निपटा लूं, फिर उसके बाद खा लूंगी। यस, और इनफैक्ट ये एक हैबिट है जो
मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में मैं देखती हूँ 6 बजे के उठे हुए हैं, खाएंगे 11 बजे। मोस्टली होता है ये तो। हाँ, हमारे घरों में भी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। क्योंकि घर में सबको तैयार करके भेज रहे थे, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी थी, आजकल तो वो भी हो गया है। बट यू आर स्ट्रेसिंग योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स व्हेन यू आर डूइंग दिस। सो आपके हिसाब से मॉर्निंग में उठने के कितने टाइम बाद तक कुछ खा लेना? विद इन एन आवर खा लो कुछ। विद इन आवर खा लो। क्योंकि 8 बजे सुबह नेचुरली हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इनफैक्ट कॉर्टिसोल के बारे में भी एक अलग पॉडकास्ट किया जा सकता है, जितना मिसअंडरस्टूड है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा लाइफ फोर्स है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जिसकी वजह से हम बेड से उठ पाते हैं। अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा हम उठ नहीं पाएंगे। जो एनर्जी, जो रश हमें मॉर्निंग में फील होता है कि हाँ उठ के कुछ करना है आज, दैट्स कॉर्टिसोल। लेकिन अगर आपने उठने के 2-3 घंटे तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, देन योर कॉर्टिसोल विल पैनिक, क्योंकि उसके हिसाब से आपको खाना मिल नहीं रहा है। सो इट विल इंक्रीज इट्स लेवल्स, राइट? बॉडी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल सो दैट आप पैनिक में आके खाना ढूंढने जाओ। अगेन अर्ली मैन, फाइट एंड फ्लाइट, राइट? एंड एज अ रिजल्ट जब तक खाना नहीं मिल रहा है तब तक आपकी बॉडी मसल को तोड़ के एनर्जी निकालेगी। अच्छा। सो ऑल द पीपल हु डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, उठने के 5-5, 6-6 घंटे तक कुछ नहीं खाते और उनको लगता है अरे हमारा तो वेट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो आपके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट राइट? नो, ना मेरे हिसाब से, ना मेरे पंजाबी ब्रेन के हिसाब से। बट जैसे आपने बोला कि आपने आयुर्वेदा में भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है, सो जैसे आयुर्वेद बोलता है कि फास्टिंग जरूरी है बॉडी के लिए। मतलब जैसे हम पहले के टाइम पे करते थे कि हफ्ते में पूर्णिमा का फास्ट हो गया, एकादशी का फास्ट हो गया एंड ऑल, वो बॉडी के लिए अच्छा है। तो फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स एक्चुअली हेल्दी फॉर द बॉडी। बट फास्टिंग में भी कोई ये नहीं कहता है कि आप पूरा दिन कुछ मत खाओ। तो क्या आइडियल वे क्या है फास्टिंग का? जिस तरीके से होता है कि आप अनप्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, उबली हुई सब्जियां खाएंगे, आप ग्रेन नहीं खाएंगे एक दिन, हफ्ते में किसी एक दिन या महीने में किसी एक दिन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट स्टार्विंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, मतलब ये ना करें कि हम पूरे दिन में कुछ नहीं खा रहे हैं। यस, कुछ चीजें जिसको हम रेस्ट दे रहे हैं। यस, जैसे बोलते हैं एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं। हाँ, ठीक है। तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ होगा, मैंने देखो सारे स्क्रिप्चर्स तो नहीं पढ़े, राइट? बट जितना मेरी समझ है, किसी ने ये नहीं बोला है कि आप पूरे दिन कुछ मत खाओ, राइट? आपको हर फास्ट में फ्रूट्स, कर्ड, लस्सी जैसी कोई चीजें वो खाना अलाउड होता है, राइट? लेकिन हमने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से साबूदाना के पापड़ तो रख लिए, चाय तो रख ली, लेकिन फ्रूट्स और दही नहीं खाएंगे। आलू उबाल के आलू फ्राई करके खाएंगे, राइट? लेकिन जो चीजें एक्चुअली हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए हम ये बोलते हैं क्यों रे ये खाया तो फिर क्या फास्ट किया, सो आई थिंक सर्टेन थिंग्स आर लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन और हमने अपना ही वर्जन बना दिया। अर्थ का अनर्थ हमने खुद ही बना दिया उसका। तो आपके हिसाब से फास्ट करें, हफ्ते में एक दिन करें, कभी करना और तो यस करें। हाँ, तो उसके अंदर इस तरह के जैसे फ्रूट्स खा लिया, दही खा ली, हाँ, रेस्ट योर बॉडी, डोंट स्टार्व योर बॉडी। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मैं तो कई ये डाइटिशियंस को भी बोलते हुए देखती हूँ, कहीं मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बोलते हुए देखा था कि हमारे इंडियन कल्चर में ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब लोग सुबह उठकर काम पर चले जाते थे और उसके बाद दोपहर में ही खाना खाते थे, तो फिर वो भी एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हुई। वो कैसे सही था? उस समय लोग 40 की उम्र में मर भी तो जाते थे। उस समय पे 8 बच्चे घर में पैदा होते थे, उसमें से 3 मर जाते थे, ये तो राइट? जो लेडी जो उनको पैदा करती थी, उनको एक ग्रोइंग अप, अभी उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, लोगों को समझ में आ चुका है, बट ग्रोइंग अप हमने रसोली सुना था, एग्जैक्टली, राइट? यूट्रस का ऑपरेशन हो गया। जिस समय पे मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि यूट्रस रिमूव कर सके, उस समय पे लेडीज यूज्ड टू डाई, राइट? तो हम हर उस प्रैक्टिस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जो हमारे पास्ट में चल रही थी, राइट? अगर हम पास्ट को ग्लोरीफाई करते रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? किसी एक अर्ली मैन ने 2 पत्थर रगड़ के आग जलाई होगी,
अगर बाकी सब लोग ये बोलते थे कि अरे हमारे टाइम में तो हम अभी भी पत्थर हम रगड़ अभी भी करेंगे, हम तो नहीं हम लाइटर यूज नहीं हम करेंगे। तो पत्थर नहीं रगड़ेंगे, हम तो नहीं, मैं तो उस टाइम की बात कर रही हूँ जब हाँ। एक्चुअली फायर बनी होगी। अगर उस समय पे सारे जो उस समय पे बुजुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि नहीं जी हम तो नहीं पत्थर रगड़ेंगे, हम तो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, तो हम कैसे ग्रो करते हैं?